This call is now being recorded. अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज मेरा सबसे पहला जो पॉइंट है जिससे मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा वो ये है कि हमने पढ़ा है कि अगर ये एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो हम कहते हैं कि जी इसका जो इन्वर्स है वो ये है। हमने पढ़ा कि ये इसका इन्वर्स है। अब क्वेश्चन ये है कि ये इसका इन्वर्स क्यों है। क्वेश्चन ये है कि ये इसका इन्वर्स क्यों है। कोई मुझे बता सकता है कि ये इसका इन्वर्स क्यों है? जी, बंदा पूछे कि यार ये कहाँ से निकला है इसका इन्वर्स। जी, आप सोचें कि ये इन्वर्स कहाँ से आया है। सर, अगर हम रिजल्टिंग मैट्रिक्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। लेकिन आखिर फिर हमने आइडेंटिटी को खुद ही तो डिफाइन किया था 1 0 0। हमने खुद ही ये सारे रूल बनाए थे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसी होगी। हमने ऐसा क्यों किया? हमने ये फार्मूला ए इनवर्स का क्यों इस तरह बनाया? तो बेटा, जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स की थ्योरी है ना सारी की सारी, और ये जो फार्मूले हैं कि जी इस तरह डिटर्मिनेंट बनेगा, इस तरह से होगा, यूं होगा, ये सारा कुछ जो है बेटा कैसे हुआ? ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस को किसी ने सॉल्व किया और उसने फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये फार्मूले बनाए। देखिए, मैं आपके सामने रखता हूं सारी सूरत हाल, ठीक है कि नहीं। ये देखें, ये आपके पास एक इक्वेशन है। आप इसको साइमल्टेनियस इक्वेशंस 2 ले लें, ठीक है कि नहीं। और ये आप ले लें, ऐसा कर लें, एल कह लें, इसे एम कह लें। अब ये 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। कोई बंदा इन्हें देख रहा था और वो उसका दिल था कि वो कोई ऐसा मेथड बनाए जिसमें एक्स और वाई को बार बार हल ना करना पड़े। उसने पूछे क्या किया? उसने इस तरह से किया कि इसे आपको कह दिया इक्वेशन नंबर 1, इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 आप x को सब्जेक्ट बना लें, ये आपके पास x आ गया। x को आपने फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने सब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। अब इक्वेशन, ये मैंने इक्वेशन 1 में से बनाया है। अब इसको जब मैंने x को सब्जेक्ट बना लिया तो मैं इसको इसमें पुट कर देता हूं, ठीक है कि नहीं। मैं इसे इसमें पुट कर देता हूं, सी एल माइनस बी वाई ओवर ए प्लस डी वाई इज इक्वल टू एम। ये आगे जनाब आपने इसको क्या कहते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। आपने इक्वेशन 1 में से वैल्यू निकाली और उसे उठाकर इक्वेशन 2 में पुट कर दी। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आता है? ये देखें, ये आपने y का इक्वेशन बना लिया, ये आपने y को सॉल्व कर लिया, y की वैल्यू निकाल लिया। आप देखें, शुरू आपने किधर से किया कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन थी, राइट साइड पे देखें आप, और आपने वहां से इक्वेशन नंबर 1 में से x को सब्जेक्ट बनाया और फिर उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया और सॉल्व किया, तो आपके पास ये x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब y की ये वाली वैल्यू जो है, ये आप
इस इक्वेशन में पुट करें और देखें कि x क्या आता है। यहां से y की वैल्यू उठाकर यहां इंसर्ट कर दें। तो ये बराबर किसके है? ADL माइनस BCL माइनस ABM प्लस BCL ओवर A इंटू AD माइनस BC। ये बेटा मैंने जल्दी से कैल्शियम भी ले लिया और जो ये वाली चीज़ है इसको मैं डिनोमिनेटर में भी ले आया, जो रेड चीज़, इसको मैंने भी रेड किया है। तो आप देखें ये अब आपके पास सिंप्लीफाई होकर जो चीज़ बनेगी वो ADL माइनस ABM ओवर A इंटू AD माइनस BC x इज इक्वल टू A ऊपर से कॉमन लें तो DL माइनस BM ओवर AD माइनस BC। ये आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। आपने क्या किया है? आज लेक्चर शुरू किस बात से हुआ है? लेक्चर इस बात से शुरू हुआ है कि आपसे पूछा गया है कि ये जनाब आपने ओ लेवल में पढ़ा था कि ये अगर मैट्रिक्स है, जैसे मैं रेड टर्न कर रहा हूँ ए जो है, और तो ये इसका नीचे इसका ए इनवर्स दिया हुआ है। अब बंदा पूछे कि ये रूल कहाँ, किसने ये ए इनवर्स बनाया है इसका, और किस असूल के तहत उसने ये ए इनवर्स बनाया है, और फिर उसने इस डिनोमिनेटर को डिटर्मिनेंट क्यों कहा है, और फिर बाद में आपको पता है कि इस मैट्रिक्स को जो ये वाला है इसको एडजॉइंट ऑफ ए कहा उसने, तो क्यों कहा? तो सवाल का जवाब शुरू हुआ है कि ये आपके पास एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। आपने इक्वेशन नंबर 1 में से x को सब्जेक्ट बनाया और उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी, और जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आपने y की वैल्यू निकाली, फिर y की यार ये वाली वैल्यू उठाकर आपने इसमें पुट की, x की आपने सिंप्लीफाई किया तो x की ये वैल्यू आ गई। ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज़ देखें कि इनको हम दोबारा नीटली लिखते हैं, यहाँ आपके सामने भी लिखते हैं। अब ये चीज़ देखें कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या थी? ax प्लस by इज इक्वल टू l, और साथ ये वाली इक्वेशन क्या थी? cx प्लस dy इज इक्वल टू m। ये आपकी इक्वेशन थी। और इधर आप देखें कि आपने जो हल किया था, आपने x की वैल्यू क्या निकाली और आपने y की वैल्यू क्या निकाली। आप देखें वहां से, बेशक वहां से नोट कर लेंगे, जो देखें ऊपर राइट साइड पर दो आंसर दिए हुए, एक ये वाला आंसर y इज इक्वल टू दिस, और ये x वाला आंसर। इन दोनों आंसर्स को मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे। तो x की वैल्यू क्या है? dl माइनस bm, dl माइनस bm, और डिनोमिनेटर में था ad माइनस bc। दोबारा हाँ ad माइनस bc था। am अब y के लिए था am माइनस cl, am माइनस cl, और डिनोमिनेटर उसका क्या था जनाब? ad माइनस bc, सेम डिनोमिनेटर। अब यहाँ से देखें कि एक बंदे ने दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस लिखी, उन्हें साइमल्टेनियसली हल किया, और उसने x की ये वाली वैल्यू निकाली और y की उसने ये वाली वैल्यू निकाली। अब वो एक जो नॉर्मल प्रोसीजर है हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस का, उसको नहीं करना चाह रहा। वो यहाँ से इन कोफिशिएंट्स को देखेगा और यहाँ से थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस डेवलप होती है। बेटा वो इसको इस तरह से लिखेगा, ये देखें, जो पहला बंदा था जिसने मैट्रिसेस की थ्योरी डेवलप की, वो यूं सोच रहा था, यहाँ से उसने वो डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट निकाला कि रो जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई हो, और वो यूं उसने इसको यूं ले आया। उसने इस पूरे को मैट्रिक्स ए डिक्लेयर किया, इस कॉलम वेक्टर को उसने एक्स डिक्लेयर किया, और इस पूरी चीज को उसने बी डिक्लेयर किया। ठीक है कि नहीं? मैं इसको रेड बी बना देता हूँ ताकि आप इसको वो वाला बी ना समझे जो वहाँ दूसरा बी है। ठीक है ना? क्योंकि जनरली भी इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखा जाता है पूरे।
अब यहां से उस बंदे ने इन दोनों चीजों को यूं जोड़ा, ये जो सॉल्यूशंस थे इनको वो यूं जोड़ रहा था, ये देखिए। और यहां पर ये देखिए यूं बनाया उसने, फिर इसी को उसने रिवर्स इंजीनियरिंग की इसकी, एक्स वाई इज इक्वल टू 1/AD माइनस BC किया उसने, और ये DL माइनस BM AM माइनस CL यूं कर दिया उसने। फिर उसने ये चीज नोट की कि अगर ये चीज जीरो हो जाए, ये जो मैं रेड पे, अगर ये चीज जीरो हो जाए तो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी ये जो डिनोमिनेटर है ये जीरो हो जाए तो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए उसने इसको कहा डिटर्मिनेंट, यानी फैसला करने वाला, डिटर्मिनेंट जो फैसला कर दे, डिटर्मिन कर दे। तो उसने AD माइनस BC को डिटर्मिनेंट डिक्लेयर कर दिया। उसने कहा कि इसका जीरो होना मेरे सोल्यूशन को डिस्ट्रॉय कर देगा, अनडिफाइंड टर्म्स आ जाएंगी। और फिर उसने देखा कि ये यहाँ से कोफिशिएंट्स किस तरह से पड़े हुए थे। उसने देखा ये इस तरह के कोफिशिएंट्स थे और इन कोफिशिएंट्स ने मिलकर ये नंबर बनाया। इन्हें देखकर उसने ये फैसला किया कि AD को यूं मल्टीप्लाई करना है और BC को यूं मल्टीप्लाई करना है, और डिटर्मिनेंट को मैट्रिसेस से अलहदा से एक नंबर दिखाने के लिए ये लाइनें सीधी कर दी उसने दो, ताकि बंदों को आइडिया हो कि ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब यहां से वो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए आ रहा है इस तरफ से, ठीक है कि नहीं है। ये चीज देखिए, मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये जो चीज है ये सोल्यूशन है, इसे मैंने यहां से कॉपी कर लिया और यहां पर मैं इसे पेस्ट कर दूं। ये कॉपी कर, और आप जरा ऊपर वाला नंबर भी लेकर आए, वो जो है तो यहां से यूं आ रहा था ABCD XY और L और M, ये ले, ये आपके पास इस तरह से आ गया। अब यहां से आप बहुत गौर से देखिएगा कि आप इसको XY कहें, ये 1/AD माइनस BC है, और ये जो चीज यहां नजर आ रही है ये D माइनस B माइनस C A और LM का प्रोडक्ट है। यानी रिवर्स सोचें कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को उल्टे तरीके से सोचें, आपको ये समझ इस तरह से आएगी। अब इधर से देख के इसे अगर आप A कहते हैं, इसे आप अपना X कहते हैं और इसको आप B कहते हैं, तो ये देखें ये आपका X है, ये आपका B यहाँ आ रहा है, इस वाले B को आप रेड कहते हैं, ये वाला B जो है ना ये LM को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला B है। और यहाँ पर आपको ज़ाहिर एक यहाँ शिफ्ट हुआ होगा तो वो A इनवर्स डिक्लेयर होगा। अब उस A इनवर्स को देखें तो सही, ज़रा आप कलर चेंज करके देखें, आप ये देखें कि A इनवर्स ये शेप ले रहा है। तो आपने नोट किया कि मैट्रिसेस की जो थ्योरी डेवलप हो रही है वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को रिवर्स में देखने से हो रही है। यानी जो शख्स मैट्रिसेस की थ्योरी डेवलप कर रहा है वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करता है और फिर बड़े गौर से कोफिशिएंट्स की मूवमेंट देख रहा है, और कोफिशिएंट्स की मूवमेंट देखकर वो रूल्स डिफाइन कर रहा है। इस तरीके से बेटा सारी थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस डेवलप होती है। फिर जब मैट्रिसेस की थ्योरी काफी डेवलप हो गई तो फिर इंडिपेंडेंटली चलना शुरू हो गई। फिर उसके बाद उसको बाकी सब ब्रांचेस की शायद जरूरत थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, ठीक है क्या नहीं बेटा। ये है जी मैट्रिसेस थ्योरी, और मैट्रिसेस से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है इसको लीनियर अलजेब्रा कहते हैं, ठीक है ना। मैट्रिसेस से रिलेटेड साइमल्टेनियस इक्वेशंस जितनी भी हैं और इनके सॉल्यूशंस ये लीनियर अलजेब्रे के नाम पर आती हैं। और मैं एक दफ़ा किसी लीनियर अलजेब्रे के MIT के प्रोफेसर थे, उनकी मैं सुन रहा था लेक्चर,
तो उन्होंने कहा कि शायद आने वाले वक्त में कैलकुलस से आगे निकल जाएगी लीनियर अलजेब्रा। उन्होंने कहा कि लेट मी से दिस थिंग, लेट मी मेक दिस बोल्ड स्टेटमेंट कि आने वाले वक्त में मैट्रिसेस, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस जो है यही हर चीज को पे डोमिनेंट हो जाएगी। मेरा एक स्टूडेंट था बड़ा जीनियस, अहमद जलाल उसका नाम था, वो 95 में उसने ए लेवल मैथमेटिक्स किया, प्योर मैथमेटिक्स उसने, उसमें उस वक्त P1 P2 P3 P4 अलाउड था, मतलब इस तरह के कॉम्बिनेशन अलाउड था, वो उसमें सारा प्योर मैथ था, नॉर्मल मैथ का भी और फर्दर मैथ का भी, वो मिलाकर उसने किया। उसने मुझे बताया, वो फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जब पढ़ने गया, उसने मुझे बताया कि 1991 का इंग्लैंड का जो बजट है वो उसने 41 साइमल्टेनियस इक्वेशंस के साथ मॉडल किया, यानी जिसमें 41 वेरिएबल्स थे, 41 साइमल्टेनियस इक्वेशंस थी, और एक एक कोएफिशिएंट की वैल्यू चेंज करने से जो ओवरऑल बजट पे फर्क पड़ रहा था वो क्या कहते हैं, वो उसको डिस्कस कर रहा था। और उसने कहा सर मुझे ऐसे लगता है कि मैं बीएससी मैथमेटिक्स नहीं, बीएससी इकोनॉमिक्स नहीं कर रहा, गोया मैं बीएससी इन लीनियर अलजेब्रा कर रहा हूँ, इस कदर मैट्रिसेस थे उसके अंदर, और बीएससी में गालिबन शायद मैथमेटिक्स में कर रहा हूँ, इतना इकोनॉमिक्स में मैथ घुसा हुआ था। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है बेटा? ये देखें, ये सारा आपके सामने, इसमें मुझे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं हाजिर हूँ जी। हेलो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने इंट्रोडक्शन की कि थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस में ये बात आ गई। अब हम वन बाय वन आगे चलते हैं और हमारा इसमें हम मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आज अपनी जो एनर्जी है वो है डिटर्मिनेंट्स के ऊपर मैं बात करूँगा, क्योंकि मुझे डिटर्मिनेंट्स के बारे में कुछ चीज़ें चाहिए जो मैं फिर क्या कहते हैं उसको इस्तेमाल करूँ। आज का दिन हम अभी डिटर्मिनेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं, और उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेंट्स, सबसे बेसिक डिटर्मिनेंट ये है, ठीक है कि नहीं, और इसमें क्या करते हैं आप, इसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और जो डाउनवर्ड प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है जिसमें एरो नीचे, और जो अपवर्ड एरो मूव कर रहा है वो नेगेटिव आप ले लेंगे। अब बेटा जब डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो तो क्या क्या बातें आप कंक्लूड कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, मैं उनको वन बाय वन कहूंगा, अभी फौरन उनका सारों का जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन इफ डिटर्मिनेंट इज जीरो तो फिर इसका मतलब क्या है? इज जीरो, तो इससे क्या क्या बातें कंक्लूड हो सकती हैं? इसका मतलब ये है कि देखें, फर्ज करें ये कोई लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और ये इसके एक और पैरेलल लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली हल करने निकलें तो आप देखें आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस किस्म की बनती है। और यूं बना लें आप, अब आपको पता है ये पैरेलल लाइंस है। अब पैरेलल लाइंस का क्या होता है बेटा? नो सॉल्यूशन। क्या होता है? पैरेलल लाइंस के बारे में कहते हैं कि जी नो सॉल्यूशन है। अब अगर पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है बेटा? जी, पैरेलल लाइंस का अगर कोई सॉल्यूशन नहीं, इफ देयर इज नो सॉल्यूशन, तो ये तभी, ये पैरेलल लाइंस का बल्कि सॉल्यूशन होता ही नहीं है। तो ये देखिए डिटर्मिनेंट यहाँ जीरो होगा इसका, देखिए 1 into 1 -1 ही होगा जी, -1, सही कह रहे हैं। एक मिनट मैं इसको नीट करके लिख देता हूँ। 1 1 -1 -1। अब इसको मल्टीप्लाई करें आप, डिटर्मिनेंट निकालें पहले इसका डिटर्मिनेंट आप देखें जीरो आता है।
ये 0। तो डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो इसका मतलब है कि नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइंस है। लेकिन डिटर्मिनेंट खाली इस केस में 0 नहीं होता, डिटर्मिनेंट और एक और केस में भी 0 होता है। पूछें वो कौन सा केस? वो ये है, ये एक लाइन है, इसको आप कह लें y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, मैं कहता हूँ एक लाइन। अच्छा, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये जो एक लाइन है, मैंने ऊपर वाली लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये मेरे पास एक ब्लू में मैंने एक लाइन बना ली। लेकिन ये वाली लाइन वो पुरानी लाइन के साथ उसके ऊपर ही लाए करती, उसी के ऊपर लाए करती, पुरानी लाइन के ऊपर लाए करती। ये दोनों लाइन जो हैं ये कोइंसिडेंट, ये दोनों लाइंस क्या हैं? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि ये वो हैं, क्या उसे कहते हैं, कोएग्जिस्ट कर रही हैं, कोएग्जिस्ट कर रही हैं। अब ये कोएग्जिस्ट कर रही हैं तो इनका सोल्यूशन क्या है? इनका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ये तो हर पॉइंट पर एक दूसरे के साथ सेम है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस बनेगी। अब इस इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन को लेकर अगर हम आगे चलें और इन दोनों इक्वेशंस को लिखें, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, और फिर ये निचली इक्वेशन को लिखें 4x माइनस 2y इज इक्वल टू -6, और फिर इसको एक मैट्रिसेस की शक्ल दे दें ऐसे करके। ये यूं इस तरह से इसको शक्ल दे दें। अब आप ये चीज देखो कि इसमें ये मैट्रिक्स A है, ये X है, ये B है, ठीक है कि नहीं? इसमें भी डिटर्मिनेंट 0। अब इसका मतलब है कि ये जो डिटर्मिनेंट अगर आप इसका बनाएं 2 - 1 4 - 2, तो ये -4 + 4 0। तो पता चला कि जब डिटर्मिनेंट 0 हो तो इसके दो मानी होते हैं। ये देखें, यानी अगर आपके पास कोई बंदा कहता है जी कि ये देखें A11x प्लस A12y प्लस A13z इज इक्वल टू, हम कहते हैं जी L, A21x प्लस A22y प्लस A23z इज इक्वल टू M, और फिर हम कहते हैं A31x प्लस A32y प्लस A33z इज इक्वल टू N। अगर हम यूं बना लेते हैं इसको, ये तीन आप हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, और इसमें हमारा जो डिटर्मिनेंट, हमारा जो मैट्रिसेस बनेगा इसको देखकर, वो कुछ इस तरह का बन रहा है। और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यूं। तो आप ये चीज देखिए कि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0, इफ द डिटर्मिनेंट इज 0, तो फिर हम दो बातें कंक्लूड कर सकते हैं। इफ डिटर्मिनेंट इज 0, इसका मतलब है कि या तो नो सोल्यूशन, या नो सोल्यूशन, या नो सोल्यूशन है, और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन, यानी इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट का 0 होना सिर्फ आपको एक बात बताता है कि उसका कोई यूनिक सोल्यूशन है। बेटा, डिटर्मिनेंट का 0 होना आपको ये बात बताता है कि इसका कोई यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है कि नहीं? तो ये बात। अब वो जो पिछला केस था उसमें आप देखें, यूनिक सोल्यूशन वो वाहिद चीज है जिसमें मैट्रिक डिटर्मिनेंट कभी 0 नहीं होता। ये देखें, ये एक लाइन है, ये देखें, ये दो इक्वेशन, एक यूं जा रही है इक्वेशन, एक ये जा रही है।
और ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, और किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं जी। तो आप देख लें y3 हो और x2, ये इसका सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन है 2 3। अब अगर आप इसको डिटर्मिनेंट की शक्ल देना चाहें, ये देखिए, अब इसमें से आप 1 1 -1 1 ऐसे लिख लें, x y यूं लिख लें, यूं। और अब आप मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स ए आपके पास, ये पूरी चीज आपका ए एक्स कहलाती है, इस चीज को आप बी कहते हैं, ठीक है कि नहीं। ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब ए का डिटर्मिनेंट देखें, ए का डिटर्मिनेंट क्या आता है, ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो मैट्रिक्स जो ए है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टेबल। इफ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट्स, तो हम क्या कहेंगे कि मैट्रिक्स ए जो है, ए इज इन्वर्टेबल एंड ए इज नॉन सिंगुलर। इससे फिर क्या होगा, जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, और उसका इनवर्स हम यहां निकाल लेते हैं उस फार्मूले से जो हमने पहले पढ़ा था, 1/1 हमने पढ़ा था कि जनाब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। उसके मदद से हम निकाल लेते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये था, ये था, और ये चीज हमारी एडजॉइंट ऑफ ए था, ठीक है कि नहीं। यानी अगर आपको पता है कि ये मैट्रिक्स आपका ए बी सी डी है, इसका जो एडजॉइंट होता है वो पहला डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल को इन्वर्स कर दें, उल्टा कर दें, और सेकंड डायगोनल के जो है ना एंट्रीज नेगेटिव कर दें। तो ये आपके पास इसका ए इनवर्स आ गया। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें, एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 1/2 -1/2 1/2 इनटू आ जाता है सर -1/5। ये तो आप इसे हल करें, आपका आंसर आएगा 2 3, और आप कंपेयर करें, x आपका आएगा 2 और y आपका आता है 3। इससे आपको पता चला कि एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और ये यूनिक सोल्यूशन तब एग्जिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो ना हो। जब डिटर्मिनेंट क्या हो, जीरो ना हो, तो तब यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो तो ये बात कंफर्म है कि या तो वो पैरेलल लाइंस है या वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं उसके, ठीक है ना। ये बात हमेशा ट्रू रहेगी कि डिटर्मिनेंट का जीरो होना सिर्फ ये चीज प्रिवेंट करता है कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, मगर डिटर्मिनेंट का जीरो होना जो है, डिटर्मिनेंट का जीरो ना होना ये प्रूव करता है कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और डिटर्मिनेंट का जीरो होना ये प्रूव करता है कि या तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इस बारे में किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो जी, जी इसके हवाले से किसी ने कोई बात पूछनी हो जी, तो मैं हाजिर हूं जी। आगे चलें। अच्छा
जब कोई डिटर्मिनेंट 0 0 हो, किसी का डिटर्मिनेंट 0 हो, तो उसका मतलब ये भी होता है, डिटर्मिनेंट 0 होने के बहुत सारे मतलब लिए जाते हैं। वो ये लिए जाते हैं कि जो सेकेंड रो वो मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट रो, यानी सेकेंड रो वेक्टर फर्स्ट रो के पैरेलल। देखिए सेकेंड रो वेक्टर अगर उसको एज ए कॉलम वेक्टर की शक्ल में लिखा जाए तो वो फर्स्ट रो वेक्टर के पैरेलल, यानी दोनों पैरेलल, दोनों वेक्टर्स पैरेलल। और आप नोट करें कि जो सेकेंड कॉलम वेक्टर वो फर्स्ट कॉलम वेक्टर के किसी मल्टीपल के बराबर है। कॉलम वेक्टर्स भी पैरेलल है, C1 और C2 भी पैरेलल है। अगर जो है इसका मतलब ये है कि आप देखें 3 6 को, 3 6 इसका सेकेंड कॉलम, 3 6 देखें इसका क्या है, 3 6 इसका बेटा क्या है, सेकेंड कॉलम है। वो नोट करें कि वो फर्स्ट कॉलम के किसी मल्टीपल के बराबर है। फर्स्ट कॉलम को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास सेकेंड कॉलम है। यूं भी आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। डिटर्मिनेंट का 0 होना ये मतलब भी है। और अगर आप इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स समझते हैं तो डिटर्मिनेंट का 0 होना भी इसके और भी मानी है। वो पूछे वो कौन से मानी है? वो ये मानी है कि फर्ज करें आपने ओ लेवल में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन एक ट्रांसफॉर्मेशन है, रोटेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एनलार्जमेंट एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आप ये चीज देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब फर्ज करें यहां हम एक ट्रायंगल सपोज करते हैं। ट्रायंगल ऐसी है जो 1 1 से लेकर ये 1 4 तक जा रही है और यहां से ये 5 1 पर आ रही है। ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है। जरा इस ट्रायंगल का एरिया तो देखें कितना है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5, 1, 1, 4 और इसका एक है जी ये 1, 1। और इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, 1/2 into 4 into 3 is equal to 6 units स्क्वायर। ये इसका एरिया। अच्छा, हम ये जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, जिसका डिटर्मिनेंट 0, आप बेशक कैलकुलेट करके देख लें, इसका डिटर्मिनेंट 0। अब इसके डिटर्मिनेंट के 0 होने के बड़ी बातें इससे निकल रही हैं। मैंने बताया कि अगर ये तो कोएफिशिएंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है तो वो लाइनें या पैरेलल हैं या वो कोएग्जिस्ट करती हैं। और अगर आप इसको सेकंड रो को और एक रो वेक्टर समझते हैं तो वो फर्स्ट रो वेक्टर के पैरेलल होगा अगर डिटर्मिनेंट 0, और सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम का एक मल्टीपल होगा अगर डिटर्मिनेंट 0। और अगर डिटर्मिनेंट 0 और आप इस मैट्रिक्स को, कौन सा मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, इसे अगर कोई मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं, इसको अगर आप क्या समझते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं। आए जरा, मुमकिन है ये कोई स्ट्रेच कर रहा हो, कोई रोटेट कर रहा हो, कोई रिफ्लेक्ट कर रहा हो, कोई एनलार्ज कर रहा हो। तो देखें 1 1, 1 4 और 5 1। ये 1 1 मैंने यहां से उठा के रखा, 1 4 मैंने यहां से रखा और 5 1 मैंने यहां से रखा। अब जब मैं इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो इमेज है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब ये चीज देखें कि मैंने ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तो पता चला कि ये 5 आया, फिर पता चला कि जनाब 2 और 12 14 और फिर 10 और 3 13 और फिर 4 और 10 ये हो गए, फिर 4 + 14, ठीक है, फिर 20 और 26 ये चीज़ के ऊपर, ठीक है। अच्छा,
तो अब आप लोग ये चीज देखो कि ये 28 होगा, ये 14 के नीचे 28 होगा। पहले अच्छा ये जो Yes, sir. अच्छा आई एम सॉरी फॉर माय मिस्टेक। अच्छा जी ये 28, ये मैं दोबारा चेक भी कर लेता हूँ जी, सही कह रहे हैं आप, 28 हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज कर। अब जब मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करता हूँ, 5 10 को प्लॉट करता हूँ, ये 5 है, ये 10 है, तो ये पॉइंट इधर आ गया। 14 28 रफली यहाँ कहीं आ जाएगा, और 13 यहाँ है, तो 26 यहाँ आ जाएगा। ये बन रही इमेज, ये वो देखें, वो उसका इमेज है, वो उठकर इधर आ गया है, इसका इमेज उठकर इधर आ गया है, इसका इमेज उठकर इधर आ गया है। वो ट्रायंगल थी, ये लाइन है, और इसमें आप देखें कि इसका एरिया 0। तो पता चला बेटा कि जिस मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो वो जो मैट्रिक्स जिसको आप मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन समझ रहे हैं, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है तो वो बेटा क्या करेगा, वो कोलैप्स कर देगा हर चीज को। वो एक 2D फिगर को 1D फिगर बना देगा, वो 3D फिगर को 2D फिगर बना देगा। यानी इसका मतलब है वो वॉल्यूम वाली चीज का वॉल्यूम डिस्ट्रॉय कर देगा, एरिया वाली चीज का एरिया डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, मैंने अभी तक क्या पढ़ा है, मैंने शुरू किया कि थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस डेवलप कहाँ से हुई, वहां से मैंने वो पहली बात शुरू में बताई। फिर मैंने दूसरा केस डिस्कस किया कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, और फिर मैंने बताया कि एक 2x2 डिटर्मिनेंट के 0 होने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो मैंने उसको मुख्तलिफ तरीकों से बताया कि 2x2 डिटर्मिनेंट जब 0 होता है तो वो अगर उनको दो लाइनों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो या लाइनें दोनों पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं, यानी नो सोल्यूशन या इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बीच में आएगा। और अगर मैं कहूँ कि नहीं जी वो फिर इसी तरीके से आगे भी मैंने उसको बताया कि अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो उसका मतलब है सेकंड रो वेक्टर इज पैरेलल टू द फर्स्ट रो वेक्टर, और सेकंड कॉलम वेक्टर इज पैरेलल टू द फर्स्ट कॉलम वेक्टर। और तीसरी बात मैंने कही कि अगर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 है उसको अगर एज ए मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन समझा जाए, यानी मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रोटेशन, एनलार्जमेंट की तरह के मैट्रिसेस जैसा समझा जाए, तो एक ऐसा चीज होगी जो 2D फिगर को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर। देखिए ट्रायंगल एक 2D फिगर थी ना, उसको एक लाइन बना दिया तो 1 डायमेंशन में श्रिंक कर दिया, और अगर कोई 3D चीज होती तो उसको 2D बना देता। तो वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसफॉर्म डिटर्मिनेंट 0 हो, वो अगर एज ए मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा तो वो कोलैप्सर है, वो 3D फिगर को 2D में ले आता है, वो 2D फिगर को उठा के 1D बना देता है। ये बातें मैंने कही डिटर्मिनेंट के 0 होने के पर्सपेक्टिव से। अगर इसके हवाले से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं हाजिर हूं जी। हेलो जी। सर एक क्वेश्चन है। जी जी मैं सुन रहा हूँ। सर ये इसलिए कर देता है क्योंकि जो मैट्रिक्स और ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये बेसिकली इन अ सेंस एक स्केल फैक्टर होता है जो एरिया या वॉल्यूम को डबल करता है या ट्रिपल करता है, या फिर अगर वो क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो उसको टाइम 0 कर देता है। जी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मैं भी उसको अभी थोड़ी देर बाद ज्यादा मैंने उस पर इसलिए ज्यादा बात नहीं की है कि वो भी आगे जब मैं वो ट्रांसफॉर्मेशंस 1 बाय 1 पढ़ाऊंगा, वो ओ लेवल की ट्रांसफॉर्मेशंस, उनको जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये बात बड़ी वाज़ेह आएगी। अभी तो मैंने सिर्फ इसका जिक्र किया। हाँ हम आगे चलते हैं, हम ज्यादा कंफ्यूजन नहीं फैलाते, हम 3x3 डिटर्मिनेंट को ओपन करना सीखते हैं कि 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे ओपन होता है। हाउ टू एक्सपैंड 3x3 डिटर्मिनेंट, ठीक है कि नहीं? ये देख, ये है
A11 A12 A13 ये सारा। इसको आप ये चीज देखो कि इसको अब मैं ये जो रो है ना इसको यूज करूंगा इसे एक्सपैंड करने के लिए। मैं इसको इस तरह से एक्सपैंड करता हूँ कि A11 लिखता हूँ और A11 वाली रो और कॉलम डिलीट कर देता हूँ, तो पीछे बच क्या गया? A11 वाली रो डिलीट कर दी मैंने, उसको मैंने हटा दिया, और A11 वाला कॉलम डिलीट कर दिया, तो पीछे क्या बचा? पीछे जो बचा उसे कोफैक्टर ऑफ A11 कहते हैं। ये चीज जो A11 से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा केस ये होगा कि मैं A12 को ले लूंगा। A12 में मैं A12 वाली रो को डिलीट कर दूंगा और A12 वाले कॉलम को डिलीट कर दूंगा, तो जो पीछे चीज बचेगी जिसने A12 से मल्टीप्लाई होना है वो ये चीज बचेगी। ये देखिए, ये चीज यहाँ आ जाएगी, ये चीज यहाँ, A23 यहाँ आ जाएगा और A33 यहाँ, ये चीज है सर, ठीक है। ये कहलाएगा कोफैक्टर ऑफ A12, ठीक है कि नहीं, सेकेंड एंट्री से मल्टीप्लाई होने वाली चीज। और जो A12 है वो खुद यहाँ आ जाएगा और उसके साथ एक नेगेटिव साइन भी है। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, अब आप पूछेंगे सर ये नेगेटिव साइन कहाँ से आया, तो मैं आपको कहूँगा ये सारी थ्योरी साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए उनके कोफिशिएंट्स की मूवमेंट की को देख कर ये थ्योरी डेवलप की गई। अच्छा, उसके बाद अब देखें A13, ये आप फर्स्ट रो को यूज कर रहे हैं, इसे कहते हैं एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट रो। अब आप देखें कि ये A13 यहाँ आ जाएगा, ये वाला, और फिर इसकी रो और इसका कॉलम डिलीट कर दें आप, इसका रो और इसकी कॉलम को डिलीट कर दें A13 को, तो पीछे जो चीज बचती है वो उठाकर यहाँ लिखते हैं, यानी ये वाला डब्बा पूरा ये आ जाएगा 21 22 A31 A32, ये इस तरह से आ गया। अब इन्हें आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट आ जाता है। ये क्या आ जाता है? 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट है। इस तरह से एक्सपैंड करते हैं और इसे कहते हैं एक्सपेंडिंग बाय द फर्स्ट रो, ठीक है। मैं आपके सामने ये एक करके दिखाता हूँ। अब इसमें ये देखें कि मैं सबसे पहले मैंने आई एम गोइंग टू एक्सपैंड इट बाय फर्स्ट रो। आई एम यूजिंग 6 को मैंने यहाँ लिखा, 6 वाली रो और 6 वाला कॉलम डिलीट किया, तो मेरे पास ये चीज आ गई। और फिर मैंने -7 किया, तो 5 4 1 9 ये हो जाएगा, और फिर +8, ये 8 वाला कॉलम 5 2 4 3 यूं कर, ठीक है। अब देखिए, मैंने इसमें किसी को कोई इतराज हो तो मैं हाजिर, मुझे बताएं। फिर ये वाला 6 इधर आ गया, इसे नॉर्मल 2 इंटू 2 के डिटर्मिनेंट की तरह हल कर लें आप। 2 इंटू 9 कर लिया, ये इधर आ गया, और ये 3 इंटू 1 यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ पर -7 45 -4 +8 15 -8 ये इस तरह से होगा। 6 इंटू 50 90, 7 इंटू 41 कितना होता है जनाब? ये हो गया जनाब 287 +56 146 -287। इसको हल करें तो क्या बनता है? -141। -141। तो यूं आप बेटा इसे कहते हैं एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट रो। और ये जो चीज है, ये चीज, ये पूरी चीज ये कहलाती है, ये जो पूरी चीज है इसे कहते हैं कोफैक्टर ऑफ 6। और ये नेगेटिव साइन के साथ ये पूरी चीज
इस पूरी चीज को कहते हैं कोफैक्टर ऑफ 7 और इस पूरी चीज को कहते हैं कोफैक्टर ऑफ 8, यानी 8 से मल्टीप्लाई होने। अगर मैं इसे ऐसा न करता जिस तरह मैंने इसे एक्सपैंड किया, मैं इसी डिटर्मिनेंट को बाय सेकेंड रो भी एक्सपैंड कर सकता हूँ, मैं इसे थर्ड रो के साथ भी एक्सपैंड कर सकता हूँ, मैं इसी डिटर्मिनेंट को बाय फर्स्ट कॉलम भी एक्सपैंड कर सकता था, मैं इसी डिटर्मिनेंट को बाय सेकेंड कॉलम भी एक्सपैंड कर सकता था, और मैं इसी डिटर्मिनेंट को बाय थर्ड कॉलम भी एक्सपैंड कर सकता था। ठीक है कि नहीं? ये देखें, सिक्स 5 4 7 2 3 और 8 1 9। ये देखिए, अब मेरी बात सुने, मैं इसको एक्सपैंड करूंगा बाय सेकेंड, मैं सेकेंड रो को यूज करूंगा इसे एक्सपैंड करने के। तो मैं क्या करूंगा, 5 पहले मेरा पहली चीज है, और 5 वाली रो और 5 वाला कॉलम डिलीट कर दूं तो 7 8 3 9 बचता है। ठीक है, फिर तो सेंटर में 2 आ गया, तो 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम डिलीट करूं तो ये बनता है। ठीक है कि नहीं? और फिर 1 बचता है, और फिर 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम डिलीट करूं तो पीछे ये बचता है। और मैं अब रीजन बताए बगैर मैं 5 के साथ नेगेटिव लगाऊंगा और 1 के साथ नेगेटिव लगाऊंगा और 2 के साथ पॉजिटिव लगाऊंगा। समझ आई बात? अब क्यों भला क्यों लगाऊंगा? फिर मैं वही जवाब है इसका कि भाई ये जिन लोगों ने ये थ्योरी डेवलप की है, उन्होंने 3x3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हल किया, और उनको हल करने के बाद उनके कोफिशिएंट्स की मूवमेंट देखी, तो उन्होंने कंक्लूड किया कि ये इस तरह से ये चीज बनती है। अब ये जो इनके साइन है ना, वो यूं बनेंगे, 3x3 डिटर्मिनेंट में इसका साइन पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। तो अब देखिए, जो कि मैं सेकेंड रो यूज कर रहा था, तो सेकेंड रो में 2 नेगेटिव साइन आएंगे। एक पहली एंट्री के साथ, ये देखें, ये जो पहली एंट्री है इसके साथ आया यहाँ पर। ठीक है कि नहीं? और दूसरी एंट्री का देखें साइन यहाँ पर पॉजिटिव आया। ठीक है, और तीसरी एंट्री के साथ साइन नेगेटिव आया। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी जिन लोगों ने बनाई है, उन्होंने 3x3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया और बहुत गौर से उनके कोफिशिएंट्स की मूवमेंट्स देखी, और उस बिना पर उन्होंने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस सारी डेवलप की। अब 63 माइनस 24 प्लस 12, 54 माइनस 32, 9 इंटू 6 63, नहीं 9 इंटू 3 54। ठीक है, माइनस 1 18 माइनस 28। तो ये हल करें, क्या आता है? 63 39 2 माइनस 1 माइनस 10। तो ये क्या बनता है? सेम आता है सर, -141। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये डिटर्मिनेंट मैंने क्या किया, I've expanded the determinant using the second row. I've expanded the determinant using the second row. ठीक है कि नहीं? ठीक है, अच्छा, I've expanded the determinant using the second row. ठीक है कि नहीं? अब थर्ड रो के साथ भी मैं इसे एक्सपैंड कर सकता हूँ, मैं इसी मैट्रिक्स को चाहूँ और सेम आंसर आएगा। क्या करूं या ना करूं? हेलो जी बेटा, जरूरत आप कोई भी बंदा कहे मैं कर देता हूँ। हेलो नहीं सर, सही है, आगे समझ में से इस तरह होता है। और सर मैं इसको को उसी तरह करते हैं जिस तरह first जी को बिल्कुल, करते हैं। ये देखिए मैं कर first, second है। मैं जल्दी, जी बिल्कुल, ये देखिए, ये 4 7 8 2 1 माइनस 3 फर्स्ट रो की तरह होती है, उसके साइन भी फर्स्ट रो की तरह होते हैं। 6 5 8 1 ये ठीक है कि नहीं है? ये आप इस तरह से करें, एक्सपैंड करें, देखें आप फर्स्ट रो की तरह यही होगा, और इसमें साइन जो है वो साइन देख लें आप जरा, ये लेफ्ट साइड पर ये जो दायरा मैंने बनाया है इसको देखें आप,
कि कौन सी एंट्री के साथ नेगेटिव है, कौन सी एंट्री, और आप चाहते तो इसको बाय फर्स्ट कॉलम के जरिए भी एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर आप मसलन 654 के जरिए एक्सपैंड करेंगे तो यही आंसर आएगा। उसका मतलब है एक डिटर्मिनेंट 3x3 डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने के 6 तरीके। यू कैन एक्सपैंड इट यूजिंग फर्स्ट रो, यू कैन एक्सपैंड इट बाय यूजिंग सेकंड रो, बाय थर्ड रो, by first column, by second column, and by third column. You can do it by 6 methods and you'll always get the same answer. ठीक है ना? As long as you respect this sign convention. ठीक है कि नहीं? अब आगे चलते हैं और देखते हैं 3x3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के बारे में बातें करते हैं। इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं इसकी जान। आखिरी बात, अभी आज के लिए सिर्फ आखिरी बात के, मैं मजीद आपको बोर नहीं करना चाहता, वो ये है कि देखें ठीक है। अब देखें ये चीज जो है, ये क्या है, इसका कोई नाम है? ये जो मैट्रिक्स, ये जो आपके सामने राइट साइड पे लिखा है, ये क्या चली चीज है? ये सेकंड रो, थर्ड रो, सेकंड कॉलम और थर्ड, हाँ तो ये माइनर है। हाँ, इसको कहते हैं कोफैक्टर ऑफ Sir, cofactor of A11. इसको कैपिटल A11 से रिप्रेजेंट, कोफैक्टर ऑफ A11 इसको क्या कहते हैं? कैपिटल A11 से। और इसी तरह से देखें, ये नोट करें आप बेटा, मैं इनके जो कोफैक्टर्स है ना, इनके साथ नेगेटिव साइन भी आएगा। जिनको मैं दायरे में ला रहा हूँ ना, इनके कोफैक्टर्स के साथ नेगेटिव साइन भी आएगा। ठीक है कि नहीं? अब आप देखें A21, A23, A31, A33, ये चीज जो है, और साथ इसके एक नेगेटिव साइन, इसको कहेंगे कैपिटल A12। और ये है क्या? कोफैक्टर ऑफ A12। ठीक है कि नहीं? इसे कोफैक्टर ऑफ A12 कहेंगे। सर एक क्वेश्चन है। जी जी, सर जो डिटर्मिनेंट है इसी को हम कोफैक्टर कहते हैं, या जब वो A11 से मल्टीप्लाई होता है या A12 से मल्टीप्लाई होता है हम उसको कोफैक्टर कहते हैं? वो छोटी चीज को कोफैक्टर कहते हैं। जो कैप स्मॉल A11 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A11 है। और स्मॉल A11 के साथ जो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, जो छोटा है, जिसे आप माइनर कह रहे हैं, माइनर ऑफ द मैट्रिक्स कह रहे हैं, वो कोफैक्टर। कैपिटल A11 इज अ कोफैक्टर ऑफ स्मॉल O11 एंड कैपिटल A11 आपको पता है ना कि 4 नंबरों से के प्रोडक्ट से बनेगा, 4 नंबरों से बनेगा उनके, मतलब। ठीक है सर। हाँ, तो इसका मतलब जो कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट है वो ये चीज। ठीक है, इसका मतलब है आप 9 कोफैक्टर्स लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये बातें जो मैंने भी आपके सामने यहाँ कही है ना, ये मैंने बड़ी नीट करके यहाँ लिखी हुई है। वो मैंने आज आपको डायरेक्ट नोट से इसलिए नहीं पढ़ाया कि नोट्स के साथ डायरेक्ट नोट से जब बंदा पढ़ाता है ना, तो एकदम उसकी स्पीड तेज हो जाती है, तो वो फिर बाज दफा समझ जो नहीं आती बच्चों। ये देखें, मैंने ये जो लेक्चर आज आपको दिया है, ये मैंने बड़ा नीट करके यहाँ लिखा हुआ। ये देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। फिर मैंने इफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी मेड कि मैट्रिक्स A has no inverse, A is called singular or non-invertible because, फिर मैंने लिखा second row vector is parallel to the first row vector, second row vector is a multiple of first row vector, second column vector is a multiple or parallel to the first column vector. Determinant 0. If this determinant arises in context of solving equations of the two lines, then two lines are parallel or coincident. ये उनकी बात कर रहा हूँ अगर determinant 0 है। ठीक है कि नहीं है? फिर आगे उसके बारे में ये नीट नोट्स लिखे हुए हैं कि अगर वो फर्ज करें, फिर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की है कि 0 इंडिकेट्स अ 2-dimensional फिगर कोलैप्सिंग टू अ लाइन और अ डॉट, और 0 जो अगर आप इसको मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन समझें,
ये डायरेक्ट अगर मैं नोट्स आपके सामने ले आता तो और इस पे पढ़ाना शुरू कर देता तो शायद आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती, क्योंकि कल का एक लेक्चर पे एक बच्चा कहता सर इतना तेज था कि मुझे समझ ही नहीं आ रही। मैंने कहा अच्छा चलो आज जरा एहतियात करेंगे। हाउ डू एक्सपैंड 3 into 3 डिटर्मिनेंट, तो उसमें देखें ये मैंने एक्सपैंड भी किया है, फिर को फैक्टर का कॉन्सेप्ट दिया है यहाँ पर, फिर बहुत सारे को फैक्टर्स लिखे हैं, ये देखें रंग बिरंगे मार्करों के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। फिर को फैक्टर्स लिखता चला गया हूँ, ये सारों के को फैक्टर्स लिखे हैं, फिर वो नेगेटिव साइंस और एंट्री और 4 into 4 की भी दी बताई हैं, और फिर डिटर्मिनेंट बताया कि 6 मेथड से निकल सकता है। एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट रो अलग दिखाया है, फिर एक्सपैंडिंग इट बाय सेकंड रो दिखाया है, फिर एक्सपैंडिंग इट बाय थर्ड रो दिखाया है, फिर एक्सपैंडिंग इट बाय द फर्स्ट कॉलम, फिर एक्सपैंडिंग, फिर आगे चलकर मैंने वो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ थी जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करना शुरू कर दी, वो मैं बाद में बात करूँगा। आज के नोट्स मैं कल शेयर करूँगा क्योंकि अभी मेरा लेक्चर मुकम्मल नहीं हुआ, ठीक है कि नहीं। मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग को फिलहाल बंद कर रहा हूँ। किसी ने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना, जो वो चाहें कि रिकॉर्डिंग में आ जाए। सर आप वो 4 into 4 साइन कन्वेंशन दिखा सकते हैं? 4 into 4 में दिखा